गुड इवनिंग। पिछले क्लास में बायो के लेसन में हमने देखा था, हमारा लेसन स्टार्ट हुआ था उत्सर्जन के बारे में हमने जाना था, और इस बीच वृक्क के बारे में भी हमने जाना था कि वृक्क का आंतरिक रचना क्या होता है और उसके कार्य क्या थे। कार्य हमने बोला था कि अगले क्लास में जानेंगे, सिर्फ संरचना के बारे में जाना था। तो आइए हम लोग कार्य के बारे में जानते हैं। तो हम लोग का नया टॉपिक है आज का वृक्क के कार्य। आशा करते हैं कि सभी कोई आगे का पढ़ के आए होंगे। अगर आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम लोग जब क्लास करना स्टार्ट करते हैं कोई भी, तो उसके पहले आप लोग को रीड करना है। जो आगे का क्लास होने वाला है उसको आप लोग को पहले से रीड करके आना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। वृक्क के कार्य। वृक्क द्वारा मूत्र निर्माण या उत्सर्जन की क्रियाएं निम्नलिखित 3 चरणों से पूर्ण होती है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वृक्क के कार्य जो होते हैं 3 चरणों से यहाँ पे पूरित होती है। पहला बोला गया है ग्लोमेरुलम फिल्ट्रेशन, दूसरा है ट्यूबुलर पुनर्शोषण, तीसरा है ट्यूबुलर स्रवण, ठीक है। तो इस बीच में हम लोग पहला के बारे में जानते हैं, कौन सा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब ये चीज है क्या, ग्लोमेरुलस एक छन्ना मतलब फिल्टर की तरह कार्य करता है। ग्लोमेरुलस क्या करता है, एक फिल्टर की तरह कार्य करता है। अभिवाही धमनिका जिसका व्यास अपवाही धमनिका के अधिक होता है। अब यहाँ पे 4.2 में बताया गया है कि ऊपर में जो एंटीना की तरह में जो आप लोग को दिखाया गया है उसमें राइट साइड वाला अभिवाही और दूसरा वाला अपवाही बताया गया है, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि अभिवाही धमनिका का जो व्यास है अपवाही धमनिका से अधिक होता है, ठीक। अपने चित्र अनुसार हम देख सकते हैं कि अपवाही धमनिका का व्यास अधिक है। रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि ग्लोमेरुलस में लाती है। जल के साथ क्या होता है कि रक्त के साथ क्या क्या आता है, यूरिया आता है, यूरिक अम्ल होता है, जल होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज लवण होता है, प्रोटीन होता है इत्यादि ग्लोमेरुलस से आती है, ठीक है। तो इस बारे में हमने देखा कि यहाँ पे क्या क्या आता है रक्त के साथ ग्लोमेरुलस में। ये पदार्थ बोमेन संपूत की पतली दीवार की छन कर वृक्क नलिका में चली जाती है। और यह क्या होता है कि पतली दीवार की बोमेन संपूत में पतली दीवार की तरह में एक छनकर होता है, वो छनकर कहाँ जाता है, वृक्क नलिका में चला जाता है। अपवाही धमनिका का व्यास कम होने के कारण ग्लोमेरुलस में रक्त का दबाव बढ़ जाता है। और यहाँ पे धमनिका का व्यास कम होने के कारण क्या होता है कि ग्लोमेरुलस में रक्त का दबाव कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप छन्ने की क्रिया उच्च दबाव पर होती है। और छन्ने की क्रिया किस प्रकार होती है, उच्च दबाव के अनुसार होती है। उच्च दबाव में फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब क्या होता है कि उच्च दबाव में फिल्ट्रेशन को क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। प्लाज्मा के साथ सभी लवण, ग्लूकोज और अन्य पदार्थ भी छनते हैं। प्लाज्मा के साथ क्या होता है कि ग्लूकोज, लवण और अन्य पदार्थ भी छनते हैं। कोशिका एवं प्लाज्मा प्रोटीन बोमेन संपूत की भित्ति के लिए अपारगम्य होते हैं। बोमेन संपूत की भित्ति के लिए क्या होता है, अपारगम्य होता है। वो इस फिल्ट्रेट को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। अब इसे हम क्या कह पाते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, ठीक। पहला ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बारे में हमने जाना, और दूसरा हम लोग का है ट्यूबुलर पुनर्श्वसन, ठीक है। आइए इसके बारे में जानते हैं। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन अब नलिकाओं के से होकर गुजरता। अब यहाँ पे क्या होता है कि ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेशन होता है वो नलिकाओं से होकर गुजरता है। इसी समय कोशिकाएं उन पदार्थों को शोषित कर लेता है, और इसी प्रकार हमने क्या देखा था कि कोशिकाएं उन पदार्थों को शोषित कर लेता है जिनका आवश्यकता होती है, तथा जिन पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें छोड़ देता है। और यहाँ पे देखते हैं कि जो ट्यूबुलर पुनर्शोषण है उस कोशिकाओं में जो जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उसे वो शोषित कर लेता है, और जिन पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें वो इसी प्रकार छोड़ देता है। साधारणतया सारा ग्लूकोज पुनः शोषित हो जाता है तथा जल की अधिक मात्रा से भी
मात्रा का भी शोषण एवं दूषित पदार्थों का उत्सर्जन हो जाता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जल का भी बहुत ही मात्रा में वहाँ पे शोषण होता है और दूषित पदार्थों का उत्सर्जन हो जाता है, और दूसरे अनुसार के सारा ग्लूकोज का पुनः शोषण भी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का थर्ड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक में क्या बोला है कि ट्यूबुलर स्रावन। ट्यूबुलर स्रावन है क्या, आइए देखते हैं। कभी कभी नलिका की कोशिकाओं से कुछ उत्सर्जित पदार्थ भी स्रावित होकर फिल्ट्रेट में मिलता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी जो नलिका होता है कि नलिका की कोशिकाएं जो होती है से कुछ उत्सर्जित पदार्थ भी स्रावित होकर, वहां पे क्या होता है कि उत्सर्जित पदार्थ स्रावित होकर फिल्ट्रेट में से मिलता है। क्या होता है, जो उत्सर्जित पदार्थ जो स्रावित होता है वो फिल्ट्रेट से ही मिलता है। अब इस फिल्ट्रेट को ब्लाडर मूत्र कहते हैं। अब इसे हमें क्या कहते हैं कि ब्लाडर मूत्र कहते हैं। यह मूत्र नलिका से होकर गुजरता है, यह क्या तथा मूत्राशय में जमा होता है एवं समय समय पर मूत्र मार्ग के छिद्र द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, वृक्क नलिका द्वारा अवशोषित होने वाले पदार्थ जैसे जल, ग्लूकोज अथवा एमिनो अम्ल रक्त कोशिकाएं अथवा पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है कि जो वृक्क नलिकाएं होता है का अवशोषण को होने वाले जो पदार्थ है कौन कौन से, जैसे जल, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल रक्त कोशिकाएं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। रक्त कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है कि पुनः अवशोषित उन्हें कर लिया जाता है। ये वृक्क शिराओं द्वारा रक्त प्रवाह में पहुंचते हैं, और ये वृक्क शिराओं में क्या होता है कि रक्त प्रवाह में वहां पे पहुंचता है। जो पदार्थ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से छन कर नहीं पाते हैं, रक्त के साथ अपवाहित नलिका की कोशिकाओं में होते हुए पूरा रक्त प्रवाह में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो पदार्थ ग्लोमेरुलस फिल्टर से छन कर नहीं पाते हैं, अब यहाँ पे जो सारे पदार्थ वहां से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से छनता है। अब जो नहीं छनता है वो क्या होता है, रक्त के साथ अपवाहित नलिका की कोशिकाओं से होते हुए पुनः रक्त प्रवाह में पहुंच जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे रक्त के साथ अपवाहित नलिका के अनुसार की कोशिकाओं से क्या होता है कि होते हुए पुनः रक्त प्रवाह में पहुंच जाता है, वो दोबारा वो रक्त प्रवाह में वहां पे पहुंच ही जाता है। मूत्र की बनावट। अब यहाँ पे देखते हैं मूत्र का बनावट किस प्रकार होता है कि मूत्र में साधारणतः जल, यूरिया तथा सोडियम क्लोराइड विद्यमान होता है। कौन कौन सी पदार्थ, जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड विद्यमान होता है। अगर एक मनुष्य 24 घंटे में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन आहार के रूप में लेता है तो उसके मूत्र की प्रतिशत मात्रा निम्नलिखित होगी। जल 96% एवं ठोस 4%। अब ठोस में क्या होगा कि उसमें यूरिया 2% होगा और अन्य पदार्थ 2% होंगे। ठीक है, यूरिया प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का उपोत्पाद है। ठीक है, यूरिया क्या है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का उपोत्पाद है। ठीक, यह एमिनो अम्ल से बनता है। किससे, एमिनो अम्ल से बनता है। यूरिया का सामान्य मात्रा 100 मिलीलीटर रक्त में 30 ग्राम मानी जाती है। अब यूरिया का जो सामान्य मात्रा होता है किस प्रकार होता है, 100 मिलीलीटर में 30 मिलीग्राम माना जाता है। यूरिक अम्ल, अब हम जानते हैं यूरिक अम्ल के बारे में। यूरिक अम्ल होता क्या है, रक्त में इसकी सामान्य मात्रा 2 मिलीग्राम से 3 मिलीग्राम प्रत्येक 100 मिलीलीटर रक्त में होता है। और 100 मिलीलीटर प्रत्येक रक्त में क्या होता है कि 2 ग्राम और 3 मिलीग्राम पाया जाता है यूरिक अम्ल। प्रतिदिन करीब 1.5 से 2 ग्राम यूरिक अम्ल मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है, और 1.5 से 2 ग्राम वो हम लोग उत्सर्जित करते हैं प्रत्येक दिन। मूत्र की पीला रंग इसमें स्थित रंजक यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण होता है। प्रसारण नियंत्रण, वृक्क द्वारा शरीर के जल तथा लवणों का नियंत्रण प्रसारण नियंत्रण कहलाता है। वृक्क तथा शरीर के जल का जो लवणों का जो नियंत्रण होता है वो क्या होता है, वो प्रसारण नियंत्रण कहलाता है। प्रसारण नियंत्रण का अर्थ शरीर के अन्य कोशिकाएं द्रव्य तथा बाह्य कोशिकाएं द्रव्य के बीच संतुलन स्थापित करता है। किसके अंतः कोशिकीय स्थान और बाह्य कोशिकीय स्थान के बीच में वो स्पष्ट मतलब संतुलन बनाए रखता है।
यह संतुलन शरीर के जल और लवणों की मात्रा के संतुलन से स्थापित होता है। किसके किसके? जल और लवण के संतुलन की मात्रा से स्थापित होता है। शरीर में यह कार्य वृक्कों के द्वारा होता है। शरीर में जो कार्य होता है वो क्या होता है कि वृक्क के कार्य। अब यहाँ पे बोल रहा है कि शरीर में यह कार्य वृक्कों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? वृक्क के द्वारा होता है शरीरों में यह कार्य। प्रसरण नियंत्रण वस्तुतः जंतुओं के वास स्थानों से संबंधित है। और जो प्रसरण नियंत्रण जो कहलाता है वस्तुतः क्या किस प्रकार होता है? जंतुओं के वास स्थानों से संबंधित है। जंतुओं में किससे संबंधित है? वास स्थानों से संबंधित होता है। जिसे मृदु जलीय जंतुओं के शरीर की सतह तथा मुख से जल का अत्यधिक प्रवेश होता रहता है। और जैसे मृदु जलीय जो जंतु होते हैं जो जल में जो पाए जाते हैं वो क्या होता है? शरीर के सतह तथा मुख से जल का अत्यधिक प्रवेश होता है। मतलब वो शरीर के सतह से और मुख से भी जल का अधिक सेवन करते हैं। अतः ऐसे जंतुओं को अपने शरीर से आवश्यकता से अधिक जल की मात्रा की आवश्यकता होती है। जल की मात्रा को बाहर निकालना पड़ता है और आवश्यकता अनुसार अपने शरीर से अधिक जल को उत्सर्जित करना पड़ता है। जबकि समुद्री जंतुओं तथा मनुष्य सहित अन्य स्थायी जंतुओं के शरीर में जल की उचित मात्रा के संरक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि जो समुद्री जलीय और जो मनुष्य होते हैं उसमें संरक्षण की आवश्यकता होती है, उचित मात्रा की उसमें जरूरत होती है जल की। वृक्क नलिकाओं में उत्सर्जन की क्रिया के समय होने वाले ट्यूबुलर पुनर्श्वसन के द्वारा ऐसे जल तथा आवश्यक लवणों का अवशोषण हो जाता है। आवश्यक लवणों का क्या अवशोषण होता है? अवशोषण की यह क्रिया हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है। अवशोषण की यह क्रिया क्या होता है कि हार्मोन के द्वारा यह नियंत्रित होता है। इस तरह वृक्क उत्सर्जित पदार्थ के निष्कासन के साथ साथ शरीर के जल तथा लवणों की मात्रा का नियंत्रण भी करता है। अब यहाँ पे होता है इस प्रकार क्या होता है कि वृक्क क्या करता है? उत्सर्जित पदार्थ के निष्कासन के साथ साथ मतलब जो उत्सर्जित पदार्थ को जब बाहर फेंकता है उसके साथ साथ क्या होता है? शरीर के जल तथा लवणों की मात्रा का नियंत्रण भी करता है। ठीक, कौन? वृक्क ही करता है। ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस अब क्या है आइए इसके बारे में जानते हैं। कभी कभी विशेष परिस्थिति जैसे संक्रमण, मधुमेह, सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप या किसी प्रकार के चोट के कारण वृक्क क्षतिग्रस्त होकर अपना कार्य करना बंद कर देता है। अब जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तब क्या होता है आइए देखते हैं। क्षतिग्रस्त वृक्क के कार्य न करने की स्थिति में शरीर की आवश्यकता से अधिक मात्रा में जल, खनिज या यूरिया जैसे जहरीले विकार एकत्रित होने लगते हैं। अब जहरीले विकार क्या होता है? एकजुट होने लगता है जिससे रोग की मृत्यु हो सकती है। जिससे क्या होता है? लोग मर भी सकते हैं। ऐसी स्थिति में वृक्क का कार्य एक अति विकसित मशीन के इस्तेमाल से संपादित कराया जाता है। वैसी स्थिति में क्या हो जाता है? जब वृक्क का कार्य जो होता है एक मशीन के द्वारा वहां पे पूरित कराया जाता है। यह मशीन डायलिसिस मशीन कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? डायलिसिस मशीन कहते हैं हम। डायलिसिस मशीन एक कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है। एक कृत्रिम वृक्क की तरह यह मशीन कार्य करता है। जो कोशिका जो वृक्क होता है वो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। जब वो कार्य करना बंद कर देता है, जब वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, तब ये डायलिसिस मशीन का उपयोग कर हम उस वृक्क का कार्य को पूरित करवाते हैं। इस मशीन में एक टंकी होता है जो डायलाइजर कहलाता है। इसमें एक टंकी होता है। यहाँ पे टंकी एक बड़ा बॉक्स का शेप में बताया गया है कि वो क्या कहलाता है? डायलाइजर कहलाता है। डायलाइजर में डायलाइसेट या डायलाइसिस फ्लूइड नामक तरल पदार्थ भरा रहता है। कौन कौन सा पदार्थ उसमें भरा रहता है डायलाइटर में? कि डायलाइसेट या डायलिसिस फ्लूइड नामक तरल भरा रहता है, तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरह पदार्थों में सेलोफेन से बनी एक बेलनाकार रचना लटकती रहती है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि
डायलाइजर में जो डायलाइसेट या डायलिसिस फ्लूइड नामक तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरह पदार्थ में क्या होता है कि सेलोफेन से बनी एक बेलनाकार रचना लटकती रहती है। सेलोफेन से बनी एक बेलनाकार रचना लटकती रहती है। यहाँ पे बताया गया है डायलाइजर में ही वही चीज है। यह बेलनाकार रचना आंशिक रूप से पारगम्य होती है तथा यह केवल विलय का ही विसरण होने देता है। अब यह क्या होता है कि यह पारगम्य होता है और यह सिर्फ विलय का ही विसरण करने देता है, मतलब उसे शोषित करने देता है। डायलिसिस फ्लूइड की सांद्रता सामान्य उच्च द्रव जैसे होते हैं। सामान्य किस द्रव के जैसे होता है? उच्च द्रव के जैसे होते हैं, परंतु इसमें नाइट्रोजनी विकार तथा लवण की अत्यधिक मात्रा नहीं होती है। किसकी नाइट्रोजनी विकार तथा लवण की मात्रा अधिक नहीं होती है। डायलिसिस के समय रोग के शरीर का रक्त का धमनी के द्वारा नलिकाकार उसे 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। अब जब रक्त को यहाँ पे डायलिसिस के द्वारा जब रक्त को निकाला जाता है तब उसे क्या किया जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर उसे ठंडा कर दिया जाता है, परंतु इस रक्त को एक विशिष्ट प्रतिस्कंद के उपचारित कर तरल अवस्था में ही रखा जाता है। अब इसे उपचारित कर प्रतिस्कंदक से उपचारित कर उसे तरल पदार्थ में ही रखा जाता है। इस रक्त को एक पंप की सहायता से डायलाइजर में भेजा जाता है। अब यहाँ पे चित्र में हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे यह तंत्र है, दबाव मापक तंत्र। यहाँ पे एक दबाव मापता है, यहाँ से धमनी से यहाँ पे रक्त लिया जाता है, दबाव मापक यंत्र में यहाँ पे रखा जाता है और पंप के अनुसार उसे डायलाइजर में भेजते हैं। ठीक, यह रक्त से नाइट्रोजनी विकार विसरित होकर डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है। अब यह रक्त से क्या होता है कि नाइट्रोजनी पदार्थ विसरित होकर मतलब विकार विसरित होकर मतलब नाइट्रोजनी पदार्थ यहाँ पे हट जाता है और यह डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है। इस तरह शुद्ध किए गए रक्त के पुनः शरीर से तापक्रम पर लाया जाता है। अब इससे जो शुद्ध किया गया जो रक्त है उसे पुनः हमारे जो शरीर का जो तापमान होता है उसमें उसको लाया जाता है। फिर इस रक्त को पंप की मदद से एक सिरा के द्वारा रोगों के शरीर में वापस पहुंचाया जाता है। अब इसे क्या होता है, जब इसे पंप की सहायता से अब उसे क्या किया जाता है, रोगों के शरीर में वहां पे दोबारा भेज दिया जाता है। रक्त के शुद्धिकरण का यह एक अत्यंत विकसित तकनीक है। रक्त का शुद्धिकरण के लिए एक अत्यंत तकनीक हम लोग यह बहुत अहम तकनीक कहलाता है। उसे उच्च दक्षता की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है कि उच्च दक्षता की आवश्यकता भी होती है। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा जब वृक्क हमारा कार्य करना जब बंद कर देता है तब भी हमारे रक्त में शुद्धिकरण होता है। किसके द्वारा? हेमोडायलिसिस के द्वारा किया जाता है। किसके? डायलिसिस मशीन कहलाता है। जिसे क्या कहते हैं, हमें डायलिसिस मशीन कहते हैं, जिस मशीन के द्वारा होता है। अब यहाँ पे चित्र 4.3 में बताया गया है वो डायलिसिस मशीन का ही चित्र यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, हम लोग का लास्ट टॉपिक यहाँ पे कहलाता है पादप में उत्सर्जन। पादप में उत्सर्जन किस प्रकार होता है हमने मानव में देखा, और पादप में किस प्रकार होता है ये देखते हैं। जंतुओं की तुलना में पौधे में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि पौधे में विशिष्ट अंग नहीं होता है। इसमें उत्सर्जन के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं और उत्सर्जन के लिए बहुत सारे तरीकाएं होती है, उन्हें अपनाया जाता है। श्वसन क्रिया से निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं प्रकाश संश्लेषण से निष्कासित ऑक्सीजन गैस विसरण क्रिया द्वारा पत्तियों के रंध्रों एवं अन्य भागों में अवस्थित वात रंध्रों के द्वारा उत्सर्जित होती है। किसके द्वारा? वहां पे किस प्रकार उत्सर्जित होता है? वात रंध्रों के द्वारा उत्सर्जित होता है। वाष्पोत्सर्जन से निकलने वाला जल मुख्यतः रंध्रों द्वारा तथा पौधों के अन्य भागों से निष्कासित होता रहता है। किसके? रंध्रों के द्वारा तथा पौधों के अन्य भागों से निष्कासित मतलब उनका निष्कासन होते रहता है। ठीक, बहुत से पौधे कार्बनिक अपशिष्टों या उत्सर्जित पदार्थों को उत्पन्न करते हैं जो उनकी मृत कोशिकाएं जैसे अंतःकाष्ठ
में संचयित होते रहते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत सारे पौधे कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ तथा उत्सर्जित पदार्थ यहाँ पे उत्पन्न करते हैं। वहाँ पे उत्सर्जित पदार्थ यहाँ पे कुछ पौधे भी उत्पन्न करते हैं जो उनकी मृत कोशिकाएं जैसे अंतः काष्ठ के संचयित रहते हैं। पौधे उत्सर्जित पौधों को अपनी पत्तियों एवं छाल में भी संचित करते हैं। और पौधे क्या करते हैं, उत्सर्जित पदार्थों को, जो उत्सर्जित किए जाने वाला पदार्थ है उसको क्या करते हैं, अपने पत्तियों एवं छाल में भी संचित करते हैं। मतलब पत्तियों एवं छाल में भी उनमें होता है। पत्तियों के गिरने एवं छाल के विलगाव से, मतलब छाल के भी हटने से इस उत्सर्जन पदार्थ का पादप शरीर से निष्कासन होता है। अब यहाँ पे पत्तियों में भी उत्सर्जित पदार्थ पाया जाता है। वो कुछ विषैला पदार्थ वहाँ पे पौधे उत्सर्जित करते हैं, मतलब निर्माण करते हैं। और उसको पत्तियों में भी पाया जाता है और छालों में भी, मतलब चाहिए लकड़ी के छिलकों में भी वहाँ पे पाया जाता है, पौधे के छिलकों में। अब उसका क्या होता है कि अगर मान लो कुछ समय बीत जाने के बाद वो क्या होता है, पत्ती खुद ब खुद झड़ जाती है और वो छाल खुद ब खुद झड़ जाता है। वो उत्सर्जित पदार्थ के कारण झड़ता है। ठीक है, कुछ उत्सर्जित पदार्थ कोशिकाएं रखते हैं, रिक्तिकाओं के में जमा रहता है। और कुछ उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है कि कोशिकाएं जो होती है वो रिक्त स्थानों में जमा रहता है। विभिन्न चयापचय क्रियाओं के दौरान टैनिन, रेजिन, गोंद आदि उत्सर्जक पदार्थ का निर्माण होता है। और कुछ विभिन्न चयापचय क्रियाओं के द्वारा कौन कौन से होता है, टैनिन, रेजिन और गोंद में उत्सर्जित पदार्थ, इस प्रकार के उत्सर्जित पदार्थ निर्माण करते हैं। टैनिन वृक्ष के छाल में, रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम में संचित होते हैं। और टैनिन जो होता है वृक्षों का छाल में पाया जाता है, उत्सर्जित पदार्थ है ये सब। ठीक, और रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम में संचित होते हैं। किसमें, पुराने जाइलम में संचित होते हैं। कुछ पौधों में उत्सर्जित पदार्थ गाढ़े दुधिया तरल के रूप में संचित रहता है। और कुछ पौधों में क्या होता है कि गाढ़े दुधिया तरल में संचित रहता है, जिसे लेडेकस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, हम लेडेकस कहते हैं। अगर आप पीपल, बरगद या पीला कनेल की एक ताजा पत्ती को तोड़े तो आपको उजला, दुधिया एवं गाढ़ा लेडेकस निकलता दिखाई पड़ेगा। तो आप देखते हैं कि आपके घर के सामने जो पीला कनेल का जो पेड़ होता है उसके पत्तियों को, या पीपल के या बरगद के पत्तियों को, उसको आप लेके आप उसको तोड़ेंगे तो देखेंगे सादा दुधिया गाढ़ा तरल पदार्थ पाया जाता है। वही उत्सर्जित पदार्थ कहलाते हैं। बबूल के पौधों में गोंद उत्सर्जित पदार्थ के रूप में पाया जाता है। बबूल के पौधों में क्या होता है कि गोंद उत्सर्जित पदार्थ के रूप में पाया जाता है। उसके छालों से कुछ जेली टाइप में वहां पे उत्सर्जित पदार्थ निकलता है। इस प्रकार चीड़ में रेजिन एवं सामान्य उत्सर्जित पदार्थ है। और चीड़ में भी क्या होता है, चीड़ का पेड़ में भी रेजिन एक सामान्य उत्सर्जित पदार्थ कहलाता है, वो भी उत्सर्जित होता है। जलीय पौधे उत्सर्जित पदार्थ को मिश्रण द्वारा सीधे जल में निष्कासित करते हैं। और जो जलीय पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो उत्सर्जित पदार्थ को सीधे जल में उत्सर्जित करते हैं। जबकि स्थलीय पौधे कुछ उत्सर्जित पदार्थों को अपना आसपास की मृदा में निष्कासित करते हैं। और जो स्थलीय पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो उत्सर्जित किसमें करते हैं, वो अपने आसपास के मृदाओं में उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जित पौधे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जाना कि पौधों में उत्सर्जन किस प्रकार होता है, और हेमोडायलिसिस के बारे में जाना, और वृक्क के कार्य के बारे में जाना। आज हमने ये 3 टॉपिक के बारे में जाना। ठीक, इसे आप लोग क्या कीजिएगा कि दोबारा आप लोग इसको रीड कीजिएगा। ठीक, इसे रीड करने के बाद इसे दोबारा पूरे से स्टार्टिंग से लेसन पढ़िएगा। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं है, 2-4 पेज का ही है सिर्फ। ठीक, इसलिए आप लोग इसके दोबारा रीड कीजिएगा। बहुत ही अच्छे बारे में बताया गया, उत्सर्जन के बारे में बहुत संक्षिप्त तरीके से बताया गया। ठीक, इसे आप लोग रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद यहाँ पे जो स्मरणीय जो बिंदु है उसको आप लोग समझ लीजिएगा, और उसे आप लोग लिख सकते हैं तो लिख भी लीजिएगा। और उसके बाद जो मेन टॉपिक जो कह रहा था उसको सिर्फ लिखना जरूरी होता है, लेकिन बाकी को नहीं होता है। ठीक,
इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा जो मेन टॉपिक कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिखाता है और टिक मार्क वन वर्ड क्वेश्चन कहलाता है। ठीक, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आप लोग जो जो क्वेश्चन आंसर से आप लोग का जो बन रहा है उसे आप लोग क्लियर करते जाएगा। इसमें कुछ पूछा नहीं है, ये सब क्वेश्चन आंसर में आप लोग को क्या पूछता है, जो टॉपिक है उसका सिर्फ डिफिनेशन अनुसार पूछता है और कोई कोई कारण बताने के लिए कहता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को इसको क्लियर कर लेना, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन टोटल आप लोग को बना लेना है। उसके बाद ये हम लोग का इस प्रकार जो 4 लेसन है हम लोग इसको एक लेसन के अनुसार हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी जो बुक होता है उसमें उत्सर्जन लास्ट टॉपिक है फर्स्ट लेसन का, जैव प्रक्रम का। ठीक, तो ये एक लेसन के अनुसार कहलाता है। हम इस बुक से नहीं, हम आपको एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आंसर्स देंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आप लोग इससे नहीं पूछता है, एनसीईआरटी बुक से पूछता है। ठीक, तो मैं आप लोग को वही करूंगा से एनसीईआरटी बुक का दिलवा दूंगा क्वेश्चन आंसर 1-2 दिनों में। ठीक, थैंक यू।